हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 9 क्लास 10 आरडी शर्मा एक्सरसाइज 3.10। एग्जांपल नंबर 8 तक आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो प्लीज देख लो भाई। एग्जांपल नंबर 9 कह रहा है ए मैन सोल्ड ए चेयर एंड ए टेबल टुगेदर फॉर ₹1520। इस बात को गहराई से समझना। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा वो ये करेगा, या तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बात करेगा या फिर सेलिंग प्राइस की बात करने वाला है। क्या होती है? मैंने कहा देखो भाई, दुकान वाला कॉस्ट प्राइस पे चीजें खरीदता है, उसके ऊपर प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, फिर तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस आती है। यहां पे अगर प्रॉफिट और लॉस डायरेक्ट दे रखा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाती है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। भाई 100 रुपए की चीज खरीदी, 10 रुपए का फायदा हुआ तो सेलिंग प्राइस मतलब कितने रुपए में बेचेगा? 100 प्लस 10 110 रुपए में बेचेगा। अगर 10 रुपए का नुकसान कर रहा है तो लॉस हो रहा है तो आप 100 माइनस 10 कर लोगे। बट अगर हमारे को प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दे रखा हो तो सर प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा देखो, प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस कर लेना तो तुम्हारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली लॉस परसेंट से लॉस कैसे निकालोगे? लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस कर लेना, तुम्हारे पास लॉस आ जाएगा। फिर ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा के हम बात कर लेंगे। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है दोनों को बेचा। बेचा मतलब सर सेलिंग प्राइस होगी तो सेलिंग प्राइस ऐड की गई होगी। तो पहला क्या कह रहा है? 1520 रुपए में बेचा, मेकिंग ए प्रॉफिट 25% ऑन चेयर, मतलब चेयर पे 25% का फायदा देखकर बेचा गया है और टेबल पे 10% का फायदा देख के बेचा गया। इसका मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस को ऐड करना है। ओनली प्रॉफिट की बात करता तो इसका प्रॉफिट होता, इसका लॉस होता, ऐसा कुछ होता। ऐसा एक एग्जाम्पल आएगा, टेंशन मत लो, वहां पे तुम्हें समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, क्लियर है सबको? आई थिंक यहां तक बात पकड़ में आ गई। अब देखो, जिसको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस की बातें नहीं पता है तो वो एक बार वीडियो को दोबारा देखे और समझने की कोशिश करे। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है दुकान वाला कितने रुपए में खरीद रहा है, प्रॉफिट का मतलब फायदा, लॉस का मतलब नुकसान और सेलिंग प्राइस का मतलब कितने में बेच रहा है। ओके, आई थिंक इतनी बात तुम्हें पता चल गई होगी। तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टार्ट। तो पहला सॉल्यूशन में आप क्या लेट करेंगे? सर देखो, प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है, इतने रुपए में दोनों चीजों को बेच रहा है। फिर दूसरे केस में क्या कह रहा है कि 1535 रुपए में बेचा गया है और उसको 10% का फायदा चेयर पे हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और 25% टेबल पे हो रहा है। दोनों की कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को लेट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है, उसकी हेल्प से हम सेलिंग प्राइस पता करेंगे और फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। तो आपने कहा लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, चेयर की कॉस्ट प्राइस अगर ₹X है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, एक टेबल की कॉस्ट प्राइस, यहां पे एक ही टेबल की बात हो रही है और वो ₹Y है। तो हम यहां से बोल सकते हैं साहब, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे मैं नॉर्मली लिख रहा हूं कि चेयर की बात हो रही है। चेयर पे हमारे को इसकी कॉस्ट प्राइस पता है X रुपए है और इस पे प्रॉफिट परसेंट पता है 25%, मतलब 25% है। तो सेलिंग, दोनों की सेलिंग प्राइस की बातें चल रही है। तो मैंने कहा यहां से मैं सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट निकालूंगा। वो क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। तो आप लिखेंगे 25% ऑफ X, परसेंट साइन रिमूव करोगे बच्चा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 25% का साइन रिमूव किया, नीचे 100 आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू X। ठीक है, तो इस बात को 25X अपॉन 100 लिखा जा सकता है। आई थिंक इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहां से आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस X रुपए है प्लस 25X अपॉन 100 हो जाएगा सर, और दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बच्चा 125X अपॉन 100। अरे एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे भाई। अरे पकड़ में आई क्या? बात नहीं आई? चलो आराम से समझाता हूं भाई। देखो यहाँ पे X है, यहाँ पे प्लस 25 अपॉन 100 है, इस X के नीचे 1 लगा लो भाई, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 100 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 100X प्लस 25X और ये हो जाएगा बच्चा आपका 125X रुपीज अपॉन 100। मतलब X रुपए में खरीद रहा है, 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने रुपए में बेच रहा है? 125X अपॉन 100 रुपीज में बेच रहा है। ये तो बात हो गई भाई साहब चेयर की। अब किसकी बात कर लेते हैं? सर टेबल की कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई। टेबल में क्या हो रहा है? टेबल की कॉस्ट प्राइस Y रुपीज है, कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है भाई दुकान वाला? 10%। तो यहां से प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंट ऑफ Y हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई। तो इसको सोल्व करो तो आप लिखोगे प्रॉफिट परसेंट मतलब 10% ऑफ Y। ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आप इस चीज को अलग नहीं ले, बस नॉर्मली मौसम माहौल बनाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। तो आप इसको लिखेंगे 10 अपॉन 100 इंटू Y। कैंसिल नहीं कर रहा मैं, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 10Y अपॉन 100।
यहां तक बात पकड़ में आ रही है। अब यहां से ऊपर देखना, यहां से मैं निकाल रहा हूं सेलिंग प्राइस ऑफ वन टेबल। तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगी देखो भाई, तो आप सेलिंग प्राइस को लिखेंगे सर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है वाई रुपीज प्लस प्रॉफिट है 10y अपॉन 100। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे बच्चा, ये हो जाएगा 110y बटा 100, ठीक है, 110y अपॉन 100। यहां से आपको सेलिंग प्राइस पता चल गई है टेबल की 10% प्रॉफिट पे, और चेयर के 25% प्रॉफिट पे उसकी सेलिंग प्राइस पता चली। तो हम लिख सकते हैं सो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितनी दे रखी है, पहले केस में 1520 रुपए दे रखी है, तो आप इसको लिखेंगे 125x अपॉन 100 प्लस 110y अपॉन 100, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1520 रुपए। अब देखो बच्चा, यहां से दोनों का एलसीएम मैं 100 ले सकता हूं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 100 है, तो न्यूमरेटर सेम रहेंगे आपके, कोई दिक्कत किसी को भाई। इक्वल में आपका 1520 है, और इस 100 को मैं उधर भेज रहा हूं, तो 125x प्लस 110y इक्वल 1520, और 2 जीरो और लग जाएंगे भाई, और दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। तुम चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अभी नहीं करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 को देखकर करेंगे कि क्या करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो इतनी बातों को इरेज करता हूं। क्यों सर, मैंने कहा नॉर्मली बातें हो रही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे सर, मैंने कहा अरे आराम से रुको तो सही। देखो तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक काम जरूर करके जाना, लाइक करना, कमेंट करके बताना मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आर डी शर्मा का सॉल्यूशन आपको पढ़ना है ईमानदारी से, पूरा काम आराम से किया जाएगा, हर एक एग्जाम्पल हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, ठीक है। ये लो भाई, अब देखो सेकंड केस में क्या करा है, तो उसके नीचे आप लिख लेना बाय सेलिंग देम टुगेदर 1535 रुपीज, दोनों को 1535 रुपए में बेचा गया। ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन चेयर। अब उसको चेयर पे कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, 10%, ओके सर, एंड 25% ऑन टेबल, इस पे कितना मिल रहा है 25%। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं पहले प्रॉफिट, तो आप लिखेंगे 10 अपॉन 100 इंटू एक्स। क्या किया मैंने, प्रॉफिट परसेंट ऑफ एक्स निकाला, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और यहां से सेलिंग प्राइस लिखूंगा बच्चा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग x प्लस 10x अपॉन 100, और इन दोनों को मिला के मैं लिख सकता हूं 110x अपॉन 100। एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, ओके। सेम पीछे वाला पैटर्न, यहां पे प्रॉफिट परसेंट है तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 25 अपॉन 100 ऑफ y, ठीक है। और यहां से आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस है y प्लस प्रॉफिट कितना है 25y अपॉन 100। बच्चा लोग एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 125y अपॉन 100। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों को कितने रुपए में बेचा, 1535, 1535 रुपीज में, तो आप लिखेंगे सो 110x अपॉन 100 प्लस 125y अपॉन 100, दोनों को मिला के कितना हो गया 1535। सेम पैटर्न में यहां पे भी एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 100 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 110x प्लस 125y। एलसीएम में लिया 100, अरे हाँ या ना बोलो भाई, मैं लिख देता हूं, कई बच्चे इस छोटी सी बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 110x प्लस 125y इक्वल में 1535 तो पहले से था, ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो लग गए। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 कैसे आई। अब मैं दोनों इक्वेशन को एक स्लाइड में लिखता हूं। देखो पहली इक्वेशन क्या थी, 125x प्लस 110y इक्वल में आपके पास बचा 1520 और साथ में 2 जीरो, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 110x प्लस 125y इक्वल में क्या है 153500, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, आपको लग रहा है कि फर्स्ट कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट है पहली इक्वेशन में वो y का कोफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन में, सिमिलरली y का कोफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन में है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। तो इसका मतलब अपने को एक बार डायरेक्ट कोफिशिएंट इक्वल नहीं करने, एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेनी है। क्या कर लेनी है, देखो भाई क्या करोगे, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सेपरेट करोगे, तो आपके पास नई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएंगी, उनको हम सोल्व करने वाले हैं। ये वाला पैटर्न समझाया हुआ है, जिसको नहीं पता है तो भाई साहब ध्यान दिया करो, एग्जाम्पल की वीडियो देखा करो आराम से, ओके। तो आपने कहा सर करो सोल्व, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं लिखूंगा ऐड
इक्वेशन 1 एंड 2। देखो बच्चा x का कोफिशिएंट x के साथ ऐड होगा तो 125 को 110 में ऐड करोगे तो 235 हो जाएगा। सिमिलरली y में ऐड करोगे तो ये भी हो जाएगा 235y इक्वल में। बच्चा इन लोगों को ऐड करते हैं अपन 15,15,152,000 प्लस 1535000 3 बार है क्या? 2 बार ही है। इनको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है भाई? मेरा तो आ रहा है 305,500। सही आ रहा है। अब क्या करना है, यहां से 235 कॉमन ले लो एलएचएस से, तो x प्लस वाई बचेगा ब्रैकेट के अंदर, इक्वल में आ जाएगा 305,500। यहां से 235 को इधर डिवाइड में भेज दो तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका 305,500 डिवाइड बाय 235। अगर 235 का बच्चा इसमें डिवाइड करने वाले हो, ध्यान से देखना, तो आसानी से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इक्वेशन डिजाइन की जाती हैं। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा? 1300। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब क्या करना है, अब आप लिख दो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। क्या करने वाले हो सब्ट्रैक्ट? तो चाहो तो इक्वेशन 1 को 2 से करो या इक्वेशन 2 को 1 से। तो आपने कहा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो 110 को 125, मतलब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 2 को 1 से कर रहे हो ना, तो इसको ही कर लो। यहां से 125 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? तो आप हो गए 15x बचेगा, इधर बचेगा माइनस का 15y इक्वल में। देखो इस 152000 इसमें से देखो ध्यान से आराम से देखो, यहाँ पे साइन की अगर छोटी सी गलती हो गई ना तो उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसलिए मैं आराम से तुम्हें समझा रहा हूं। तो यहाँ पे बच्चा आएगा माइनस का 1500, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये 22,000 था, ये 3500 था, तो 1500 आ गए माइनस के। बच्चा लोग यहाँ से 15 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई बचेगा, इक्वल में माइनस 1500 हो जाएगा। और यहाँ से 15 को डिवाइड में भेजोगे तो x माइनस वाई हो जाएगा आपका माइनस का 100। भाई 15 का डिवाइड कर दो तो 100 बच रहा है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को आपने देखा तो आपको लगा कि सर ये काम तो बहुत आसान है, क्योंकि x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, हो गए सोल्व। तो मैंने कहा हाँ भाई, x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 1300 के। x माइनस वाई किसके इक्वल है? माइनस 100 के। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। एक बार इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लो तो y से y कट जाएगा भाई, तो ये बचेगा 2x इक्वल में 1200, 1300 माइनस 100, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 600। भाई 2 का डिवाइड करोगे। अब ये जो x की वैल्यू है चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपने कहा कि पुट x इक्वल 600 इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या हो जाएगा? देखो भाई ध्यान से, 600 प्लस y इक्वल 1300, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 1300 माइनस 600, तो कितना आ रहा है? 700। और x और y की वैल्यू हमें पता करनी थी, क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर x है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल y है, और हमसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो आप यहां पे लिखेंगे सो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज ₹600 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज ₹700। आई थिंक ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है? 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days। बड़े आराम से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 8 आदमी और 12 बच्चे किसी काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें सिंपल सा एक लॉजिक देता हूं। मैंने कहा 10 दिन में तुम इतना काम कर रहे हो, 10 डेज में। ध्यान से देखना, बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन समझाऊंगा आपको। 10 दिन में तुम इतना पूरा काम कर रहे हो। मैंने कहा 1 दिन में कितना करोगे? तो आपने नॉर्मली मुझे कहा कि सर 10 दिन में अगर मैं किसी काम को पूरा कर रहा हूं तो 1 दिन में उसका 10th पार्ट कंप्लीट कर रहा हूं। तो मैंने कहा इतना पार्ट 1 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो 1/10 हो रहा है। इस बात को नॉर्मली समझो कि आप 10 दिन में 60 पेज लिखते हो, 60 पेजेस लिख देते हो, राइट कर देते हो, तो 1 डे में कितना करोगे? तो नॉर्मल बात है सर 6 पेज लिखेंगे अपन। इक्वल काम अगर हम रोजाना कर रहे हैं तो। और यहां पे इस केस के अंदर या इस टाइप के क्वेश्चन में अपन ये मान के चलते हैं कि उन पर्संस की एफिशिएंसी रेगुलर थी, मतलब पहले दिन जिस एफिशिएंसी से काम कर रहे थे दूसरे दिन भी उसी एफिशिएंसी से कर रहे थे, तीसरे दिन भी उसी एफिशिएंसी या इक्वल वर्क कर रहे थे, पर डे इक्वल वर्क हो रहा है, ये मान के चलना है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगता है कि 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं। 1 दिन का काम, चाहे वो 1 आवर वर्क हो, 1 डे वर्क हो, वो हम निकालते हैं कि टोटल काम कितना है साहब, टोटल वर्क क्या है, और उसमें डिवाइड करते हैं टोटल टाइम, कितने दिन में कर रहे हैं साहब। और यहां पे आप देख सकते हो
वन डे वर्क कैसे निकला है, टोटल काम क्या था, 60 पेज लिखने थे, 60 पेज थे, उसमें एक टोटल टाइम कितना लगा, 10 दिन लगा था, तो 60 में 10 का डिवाइड किया। हम क्वेश्चन में हमें टोटल वर्क नहीं पता होता है तो इसको 1 अज्यूम करके चलते हैं। तुम चाहे कुछ भी ले लो, ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको 1 लोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। टोटल टाइम तुम्हें दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पे 10 दिन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं कह रहा भाई साहब 8 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, मैं पहले ही पता करूंगा। 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, और 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 1/10 कर रहे हैं। क्या ये बात पकड़ में आ रही है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/10। कौन, 8 आदमी 12 बच्चे। अब यहां पे दिक्कत ये है कि सर एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है। मैंने कहा हाँ यार ये तो मुझे भी नहीं पता। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात पे आप रहने तो, मैं जो पैटर्न तुम्हें समझा रहा हूं उसको एक बार समझो, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ के देख लेना, सारी बात पकड़ में आ जाएगी। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर मैं क्लास में तुम्हें समझाता तो मेरे पास टाइम होता तो मैं आराम से समझा पाता, बहुत लंबा टाइम लेके। बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि वही सारे एफर्ट मैं इस क्वेश्चन में डाल के आपको समझाऊं, जिससे आपको एक लास्ट एग्जाम्पल है वो भी समझ में आएगा। ओके, कंफ्यूज मत होना, आराम से बैठ के एक बार एकदम आराम से, है ना, इस एग्जाम्पल को चाहे तुम 2 बार या 3 बार देखना, पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहले आप लेट करके चलेंगे यहाँ पे कि लेट वन मैन अलोन, अकेला, कंप्लीट द वर्क, उस काम को कितने दिन में करता, कंप्लीट द वर्क, मान लेते हैं x डेज में करता। क्या माना कि एक आदमी उस पूरे काम को x डेज में कंप्लीट कर देता, जो काम वो मिलके कर रहे हैं। एंड वन बॉय, एक लड़का, अलोन, अकेला, कंप्लीट करता उस पूरे वर्क को। ठीक है, हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न लगेगा, चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाने की कोशिश भी करेगा तो आप इस पैटर्न को समझ लोगे तो क्वेश्चन में घूमोगे नहीं। तो आपने कहा वाई डेज में करेगा। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एक आदमी का, वन मैन वन डे वर्क, एक दिन में कितना काम कर रहा है। क्योंकि यहां पे डेज की बात हो रही है तो मैंने डेज को पकड़ा, आवर्स की बात होती तो मैं यहां पे आवर्स में लेट करता। तो आपने कहा सुनो साहब एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, तो मैंने कहा टोटल वर्क है 1 डिवाइड बाय टोटल टाइम है x का डिवाइड कर रहा है। यहां पे इस कॉन्सेप्ट को लगाते रहो आप। सिमिलरली एक बॉय, वन बॉय वन डे में कितना वर्क करता, तो आपने कहा सुनो सर टोटल वर्क है 1, टोटल वर्क को हम क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद में लेट करके दिखाऊंगा टोटल वर्क को, आप चाहे कुछ भी मान लो। ठीक है, डिवाइड बाय y, क्योंकि टोटल टाइम कितना दे रहा है y। अब एक आदमी एक दिन में इतना काम कर रहा है, पार्ट ऑफ द वर्क है, ये क्या है, पार्ट ऑफ द वर्क, पार्ट ऑफ द वर्क, समझ रहे हो, पार्ट ऑफ द वर्क। भाई टोटल काम x डेज में करोगे तो एक दिन में कितना करोगे, उसका कुछ पार्ट ही करोगे ना। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्क। अब मुझे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 आदमी 12 बच्चे 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक दिन में कितना काम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिखूंगा एक दिन में एक आदमी 1/x वर्क करता है, तो 8 आदमी कितना करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक दिन में एक बच्चा 1/y वर्क कर रहा है तो 12 दिन में कितना करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन सब ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, सर टोटल काम ये 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में करेंगे 1/10। क्या ये बात पकड़ में आ गई। मैं यहाँ पे 1 डे का लिख रहा हूं सबका। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। अब देखो आप कहोगे सर मान लो आप यहाँ पे 1 की जगह कुछ और मानो। मैंने कहा मान लिया मैंने जेड ले लिया, मेरे को नहीं पता ना टोटल वर्क क्या, आपने जेड माना, लेट टोटल वर्क इज जेड। तो यहां पे भी जेड लिखोगे, यहां पे भी जेड लिखोगे, यहां पे भी जेड लिखोगे, यस और नो, क्योंकि टोटल वर्क z/10 हो जाएगा। यहां से जेड कॉमन लेके काट दो, बात खत्म। तो इस 1 की जगह कुछ भी मानो। ठीक है, तो आप हमेशा टोटल वर्क क्या मानोगे बच्चा, 1 मानोगे। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास में होता तो मैं आराम से तुमसे कंफर्म करवा लेता। ठीक है ना, इसको सोल्व करोगे तो 8/x हो जाएगा प्लस 12/y हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/10 के। एक बार इसको इक्वेशन 1 ही रहने दो। क्या रहने दो बच्चा, इक्वेशन 1 ही रहने दो, सिंप्लीफाई अपन देख के कर लेंगे। आपने कहा ठीक है सर, पहली कंडीशन समझ में आ गई कि 8 आदमी 12 बच्चे किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो अपन ने उसको इस तरीके से सिचुएशन बना ली। अब मैं बात करता हूं दूसरी सिचुएशन की। इसके लिए मैं इस चीज को इरेज कर सकता हूं एक बार के लिए, बाकी तो मेरे काम आएगा ही आएगा। आपने कहा ठीक है सर। नाउ सेकंड सिचुएशन में क्या करा है, वहीं उसी जगह वाइल 6 men एंड 8 boys कैन फिनिश इट, मतलब उसी काम को 6 आदमी और 8 बच्चे 14 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 14 डेज में। तो आप इसको क्या लिखोगे, सर देखो 6 आदमी एक दिन में 6 × 1/x वर्क करते, प्लस 8 बच्चे हैं तो एक दिन में कितना वर्क करते, 8 × 1/y, और टोटल काम वो 14 दिन में कर रहे हैं, 14 डेज में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करते, 1/14। तो ये सब हम 1 डे वर्क के अकॉर्डिंग करेंगे।
अगर हमारे को किसी वर्क को 16 आवर्स में करवा रहा होता तो अपन 1 आवर के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करते। ओके, नाउ इसको आप क्या लिखोगे, 6 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इक्वल क्या हो जाएगा बच्चा, 1 अपॉन 14। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के प्रीवियस वीडियोज भी रखे हुए हैं चैनल के ऊपर, आप उनको जाके देख सकते हैं, वहां पे और भी अच्छे से बताया हुआ है। मतलब और भी अच्छे का मतलब ये है कि थोड़ा टाइम लेके समझाया गया है, यहां पे मैं उस चीज को शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशंस को एक साथ लिखता हूं। पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, 8 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इक्वल 1 अपॉन 10 है शायद, है ना, कितना है 1 अपॉन 10 ही, हाँ ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, 8 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चा मेरी, 6 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इक्वल में बचा 1 अपॉन 14। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा देखो कंप्लीट तो कॉमन आ भी नहीं रहा, 10 कट भी नहीं रहा, तो एक बार एक काम करते हैं, 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई दिखा तो आपने लेट कर लिया, लेट 1 अपॉन एक्स मेरा m है एंड 1 अपॉन वाई मेरा n है। ओके, अब तो इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं ना अपन, इस क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं है अब तो आपने लिखा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी आपकी, 8m प्लस 12n इक्वल में 1 अपॉन 10। दैट इज, जो मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3 है। सिमिलरली ये हो जाएगी आपकी 6m प्लस 8n इक्वल 1 अपॉन 14। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब तुम चाहो तो कॉमन ले लो, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लो। कैसे सर, मैंने कहा देख 8 और 6 का 24 एलसीएम होता है, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, तो इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो पहले इनमें से कॉमन ले लो, जैसे आराम से समझाता हूं, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। मैंने कहा कि भाई साहब 4 कॉमन आ रहा है तो आप लिखोगे 2m प्लस 3n इक्वल में 1 अपॉन 10 और ये 4 चला जाएगा डिवाइड में तो 40 बन जाएगा। और इस इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका आप लिखोगे 3m प्लस 4n इक्वल में 1 अपॉन 14, तो यहां पे 2 चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, फिर भी तुम्हें देखो 2 और 3 को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आप ऐसा करना चाहो तो कर लेना बैठ के, आंसर सेम आएगा। अरे भाई रेज हो जा यार, ये दिक्कत आ रही है इसलिए क्लास लाइव नहीं ले पा रहा मैं, क्योंकि ये पीपीटी परेशान कर रही है मेरे को। तो बच्चा लोग आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा कुछ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मैंने दोबारा लिखे हैं। अब देखो बच्चा मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई और 2 और 3 को, और इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से करूंगा, देखो 8 3 जा 24m हो जाएगा प्लस 12 3 जा 36 n, m नहीं n, ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा बच्चा, इक्वल में आ जाएगा 3 अपॉन 10। 1 अपॉन 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अपॉन 10 होगा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 5। नाउ 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24m प्लस 8 4 जा 32n इक्वल 4 अपॉन 14। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 6। अब दोनों इक्वेशन में m के कोफिशिएंट इक्वल है तो माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशंस को, तो ये हो जाएगी, कट जाएंगे तो भाई नेक्स्ट 32 में से 36 में से 32 जाएंगे तो 4n बचेगा, इक्वल में क्या आएगा 3 अपॉन 10 माइनस 2 अपॉन 7। यहां तक बात ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, पक्का। चलो फिर नाउ 4n किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 70 आएगा भाई यहाँ पे 10 और 7 का। अब 10 का डिवाइड 7 टाइम तो 7 3 जा 24, 7 21, 7 3 जा 21 माइनस इसका डिवाइड करोगे तो 10 टाइम जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 4n इक्वल आ गया भाई साहब 1 अपॉन 70 के, और n की वैल्यू निकालनी है, 4 जाएगा डिवाइड में तो n की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 70 इंटू 4, जिसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 280। कितना आ गया भाई 1 अपॉन 280। आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ अब ये जो n की वैल्यू है आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 में रखो या 4 में रखो। तो आपने कहा सर 8 से ना तो 28 करता है, 12 से करता है, 12 दूनी 24 नहीं करता, तो अब मैंने कहा कहीं रखो, तो आपने कहा पुट n इक्वल 1 अपॉन 280 इन इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया मान लो, तो आपने लिखा 8m प्लस 12 इंटू 1 अपॉन 280 इक्वल में आ गया भाई साहब 1 अपॉन 10 से 4 से कट रहा है 3 टाइम, और 4 से 4 7 जा 28 है ना 0, तो आप 8m किसके इक्वल लिख सकते हो बच्चा लोग 1 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 70 हो जाएगा। भाई ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का होगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 70 आएगा भाई,
10 का डिवाइड कितने टाइम जा रहा है 7 टाइम, तो यहाँ पे 7 1 जा 7 माइनस 70 का डिवाइड 1 टाइम 3, ये हो गया 8 टाइम। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे लिख लो, 8 टाइम किसके इक्वल आएगा भाई 4/70। m की वैल्यू निकालनी है 8 डिवाइड में, तो 4/70 इंटू 8, 4 से 2 टाइम कैंसिल, तो 72 जा 140, तो ये आ गया 1/140। n की वैल्यू आ गई आपके पास 1/280, m की वैल्यू आ गई 1/40। अभी x और y निकालने, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो साहब 1/x इक्वल है m के, तो यहां से 1/x इक्वल हो जाएगा 1/140 के, और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 140। सिमिलरली 1/y इक्वल है n के, तो हमारा 1/y इक्वल हो जाएगा 1/280 के, शायद हाँ 280 है, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 280। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन एंड दैट बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। मतलब यही बात, एक आदमी अकेला इस काम को कितने दिन में करता, और दूसरी बात भी यही पूछ रहा है कि अकेला एक बच्चा वन बॉय इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता। तो आप यहां पे लिखेंगे सर देखो x की वैल्यू आई है 140, और हमने यही लेट किया था कि वन मैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन x डेज, तो आप लिखेंगे साहब एक आदमी उस काम को अलोन कितने दिन में कंप्लीट करता, वन मैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन 140 डेज। सिमिलरली एंड लगा के आप लिख सकते हो वन बॉय अलोन कंप्लीट द वर्क इन 280 डेज। पैटर्न समझ में आया, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। सेम वे से आपके पास आरडी शर्मा में सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो मैं उसी प्रोसेस या उसी वे के अकॉर्डिंग तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूं कि तुम अगर आरडी शर्मा पढ़ो तो कंफ्यूज नहीं हो, चीजें समझ में आए। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 10 आपको समझ में आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है साहब, ऑन सेलिंग ए टी सेट एट 5% लॉस एंड ए लेमन सेट एट 50% गेन, ए ग्रोसरी सेलर गेन ₹7। एक दुकान वाला अगर टी सेट को 5% लॉस पे और लेमन सेट को 15% गेन पे बेचता है, सेलिंग सेलर गेन उसको मिलते हैं ₹7, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात और कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। दूसरी बात ओनली प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट की बात करता हूं। कैसे, मैंने कहा देख भाई दोनों की सेलिंग प्राइस को प्लस करेगा, उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेगा, तब तुझे क्या होता है, गेन होता है दोनों की, है ना भाई। टी सेट और लेमन सेट की सेलिंग प्राइस निकाल पहले, तो फिर दोनों को ऐड कर ले, उसमें से दोनों की कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दे। डायरेक्ट हम अगर दोनों के गेन को, गेन मतलब प्रॉफिट में से लॉस को माइनस कर देता हूं, तब भी मुझे गेन मिलता है। आई थिंक ये बात पकड़ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे को पता चला कि दुकान वाले को 15 रुपए का फायदा हुआ और 6-7 रुपए का लॉस हो गया, तो प्रॉफिट में से लॉस माइनस करूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो मैं क्यों सेलिंग प्राइस पे जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो मेरे को क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया क्या करना है। मुझसे वो दोनों की एक्चुअल प्राइस पूछ रहे हैं, और एक्चुअल प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट, टी सेट की कॉस्ट प्राइस मैंने मान ली ₹X है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट, लेमन सेट की कॉस्ट प्राइस मैंने मान ली भाई साहब ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साहब टी सेट 5% लॉस पे बेच रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पे देखो मैं सिंपल सी बात लिखता हूं कि एक टी सेट है, उस टी सेट की मुझे कॉस्ट प्राइस पता है ₹X है, मैं रुपीज नहीं लगा रहा हूं, एक बार सिंपली XY में बातें करेंगे, ठीक है। और उसको लॉस परसेंट हो रहा है कितने का भाई साहब, 5% का। तो मैंने कहा यहां से लॉस निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो आप लिखेंगे लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही तरीका है। प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस से हम प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है ना। परसेंट में है और हम रुपीज में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे 5% ऑफ x, जिसको मैं लिख सकता हूं 5/100 इंटू x, ये मेरा लॉस हो गया। सिमिलरली मैं यहां पे लेमन सेट की बात करूंगा बच्चा, किसकी बात करेंगे, लेमन सेट की। और इस लेमन सेट की बात में आप बोलेंगे कि इसकी कॉस्ट प्राइस तो y रुपीज है और इस पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है मेरे को 15%, गेन को प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस से निकालने वाले हो। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 15% ऑफ y, इसको आप लिख सकते हो बच्चा 15/100 इंटू y, दैट इज योर प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हुआ है प्रॉफिट, गेन, सेलर गेन ₹7। गेन कैसे होता है भाई साहब,
प्रॉफिट में से लॉस माइनस करोगे तो आप यहां पे लिखेंगे सो 15y डिवाइड बाय 100 माइनस 5x डिवाइड बाय 100 इक्वल में 7। देख बच्चा यहां से 5 कॉमन तो आ रहा है बट उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो हम एक बार इसको ऐसा ही रहने देते हैं और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं माइनस का 5x प्लस का 15y डिवाइड बाय 100, एलसीएम ले लिया मैंने, इक्वल में 7। भाई आगे पीछे तो लिख ही सकता हूं क्योंकि मुझे x की टर्म पहले लिखनी होती है, तो मैंने यहां पे लिखा माइनस 5x प्लस 15y इक्वल में आ गया भाई साहब 700। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत है भाई इक्वेशन 1 कैसे आई? अब मैं बात करता हूं इक्वेशन नंबर 2 की। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पे क्वेश्चन कह रहा है इफ ही सेल द टी सेट एट 5% गेन, टी सेट को गेन पे बेच रहा है एंड द लेमन सेट एट 10% गेन, उसको भी गेन मतलब प्रॉफिट पे बेच रहा है, ही गेन्स ₹13। अब इन दोनों को प्लस करके मुझे यहाँ पे 30 लिखना है, तो इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैंने स्लाइड की कॉपी बना ली, टेंशन मत लो आप। इरेज इसलिए कर रहा हूं कि चीजें समझ में आती रहे कि यहीं पे काम हो रहा है, यहां तक की बातें इरेज कर लेनी है अपने को, है ना। इसमें तो सिर्फ ये 15% ही इरेज करना है और कुछ नहीं करना। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूं भाई मार। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट में देखो, इसके यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का भाई साहब? 5% का। तो यहां से मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? आप लिखोगे प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज 5/100 ऑफ x, मतलब x मल्टीप्लाई में, तो इसको आप लिख सकते हो 5x/100। आई थिंक ये बात क्लियर है। और यहां पे मुझे 10%, तो यहां पे मैं 10% लिखूंगा, यहां पे भी 10% और यहां पे 10 लिख दूंगा बस। अब आप लिखोगे सो प्रॉफिट ऑन टी सेट इज 5x/100 प्लस लेमन सेट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10y/100। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर दे रहा है? 13। एलसीएम लेके 100 उधर भेज रहा हूं मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5x प्लस 10y इक्वल में बच्चा 1300। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? एलसीएम लिया 100 और उधर मल्टीप्लाई करने भेज दिया। आई थिंक इक्वेशन वाली बात पकड़ में आ रही है क्योंकि अपना मेन फोकस वर्ड प्रॉब्लम पे है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो मैंने दोनों इक्वेशन को लिखना चाहा। पहली इक्वेशन है मेरे पास, अरे यार फिर से नहीं बच गया, माइनस का 5x है प्लस का 15y है इक्वल में है बच्चा 700। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन में 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y इक्वल 1300। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखो भाई साहब, दोनों इक्वेशन को ऐड करने से x 5x और 5x कट गए, तो ये बचे 25y 15 प्लस 10 इक्वल में 2000। 1300 को 700 को जोड़ोगे, 1300 और 700 को ऐड करोगे तो 2000 ही होगा। यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखोगे 2000 डिवाइड बाय 25। तो देखो भाई 200 में 25 का डिवाइड 8 टाइम जाता है, तो 0 साथ में आ गया। अब ये जो y की वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 2 में ही रख दो। तो आपने कहा पुट y इक्वल 80 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास क्या आ गया भाई? 5x प्लस 10 इंटू 80 इक्वल में 1300। यहां से 800 बनेगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 5x इक्वल 1300 माइनस 800। और 1300 में से 800 माइनस करोगे तो 500 ही आएगा। और यहां से बच्चा x की वैल्यू क्या आएगी? 500 डिवाइड बाय 5 इक्वल 100। ओके, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है? एक्चुअल प्राइस पूछ रहा है। एक्चुअल प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस, तो आप यहां पे लिखेंगे सो या देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट दैट इज योर x, तो आप लिखेंगे ₹100 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट दैट इज y, हमने लेट की थी y, तो आप लिखोगे ₹80। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है कमेंट करके। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें भाई। ओके, यहां पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 12। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसमें हमें कह रहा है कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों को एक रो के अंदर खड़े कर रहे हैं। रो बनानी है। अब कैसी रो बनानी है, क्या करना है? मैंने कहा देख भाई, आप हर बार ऐसा स्कूल में करते हो। ये मान लो आपका असेंबली का बोर्ड है, यहाँ पे आप असेंबली में खड़े होते हो और इसके सामने बच्चे रो में खड़े होते हैं। ठीक है, एक रो बना के खड़े होते हैं ऐसे। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक रो के अंदर 5 बच्चे हैं और टोटल रो है 7, तो बताओ कितने बच्चे? तो आपने कहा सर 5 + 5 + 5 ऐसे करते जाओ 7 बार, है ना। हर रो में इक्वल बच्चे। एक बच्चा बोला सर 7 × 5 कर लो, 35 आ जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि मेरे पास ये रोज है। ध्यान से सुनना भाई,
अब एक तो मैं क्लास में बता पा रहा हूं 35 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं क्लास में, 35 स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई करके मैंने कहा, मैंने माना कि एक रो में x बच्चे हैं और टोटल रोज हैं y। उल्टा पुल्टा भी कर सकता हूं, मैंने मान लिया कि टोटल रोज हैं x और एक रो में y बच्चे, ये भी मैं मान सकता हूं, अज्यूम कर सकता हूं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, तो आप कहेंगे x इंटू वाई। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ सर। आर डी शर्मा में टोटल बच्चों को x मान के क्वेश्चन को किया हुआ है, आप उसको देख कर समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एक पैटर्न बताता हूं। देखो बच्चा, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, उन वर्ड प्रॉब्लम्स में जिन चीजों के अंदर चीजों को आगे पीछे किया हुआ होता है, जैसे आपने प्रीवियस एग्जांपल्स देखे होंगे, वहां पे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की बात हो रही थी, तो हमने एक चीज को नोटिस किया, अगर टाइम और स्पीड में वो चेंज कर रहा है तो हम टाइम और स्पीड को लेट करेंगे, डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो वही काम मैं यहां पे कर रहा हूं। मेरे को वो कह रहा है, देखो भाई, स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, ओके, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो, ईच रो, सभी रो में से एक बच्चा ज्यादा हो जाए, देयर वुड बी 2 रोज लेस, 2 रोज कम हो जाएंगी। तो मैंने कहा देखो, एक रो के अंदर बच्चों को कम ज्यादा किया जा रहा है और रोज के अंदर ही बातें हो रही है कि कितनी रो कम ज्यादा हो रही है, तो हम क्यों ना ऐसा ही काम करें कि लेट कर ले कि ईच रो में कितने बच्चे हैं और कितनी रोज हैं। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? तो आपने कहा ठीक है सर, जैसा आप लिखना चाहो वैसा लिखो। तो मैंने कहा देख भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ रोज आर एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन each row are y। now therefore यहां पे हम एक लाइन लिख देते हैं, therefore total number of students in class, ठीक है ना, total number of students in a class are x into y। यह बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो करेंगे तो आ जाएगी। ओके सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला केस क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है साहब, इफ वन स्टूडेंट इन इज एक्स्ट्रा इन ईच रो, तो कितना होगा एक्स्ट्रा इन ईच रो, मतलब x प्लस 1 हो गया। अरे नंबर ऑफ रोज x है, इफ नंबर ऑफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो तो y प्लस 1 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? y प्लस 1। तो यहां पे मैं नॉर्मली लिखता हूं कि रोज कितनी है मेरे पास एंड स्टूडेंट इन रो, ये आराम से लिख लेता हूं, आराम से समझना, स्टूडेंट इन रो। क्वेश्चन कह रहा है कि सर अगर वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो में आपके अकॉर्डिंग y बच्चे हैं, अब ये कह रहा है y प्लस 1 हो गए, देयर वुड बी 2 रोज लेस, रोज कितनी हो गई? कम हो गई, तो x माइनस 2 हो जाएंगी। अब यहां पे टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग? सर स्टूडेंट तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 हो जाएंगे, और हमें पता है कि कितने हैं, देयरफॉर आप लिखेंगे कि x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 की वैल्यू क्या रहने वाली है? x इंटू वाई रहने वाली है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे अकॉर्डिंग ये हैं और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हैं। क्या ये बात पकड़ में आई क्या? ठीक है सर। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, तो x को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2y माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बच्चा x इंटू वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर दो, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 2y इक्वल टू, ये माइनस 2 उधर चला गया तो प्लस 2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे मैं रोज लिख रहा हूँ, कितनी रो बनेंगी, और स्टूडेंट्स इन रो की बात हम करने वाले हैं। हमारे को पता है कि स्टूडेंट इन रो y है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो, सभी रो में से एक बच्चा निकाल लो, तो रो में से बच्चा निकालो भाई, y माइनस 1 हो गए सर। अब सभी रो में कितने बच्चे हैं? y माइनस 1 बच्चे हैं। देयर वुड बी 3 रोज मोर, अब 3 रोज ज्यादा हो जाएंगी, तो x प्लस 3 रोज हो जाएंगी। तो हम बताओ भाई टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? तो आपने कहा सर अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। बट हमें पता है, क्या पता है कि सर ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? x इंटू वाई के इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x इंटू वाई। इस सिचुएशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई माइनस एक्स, प्लस 3 से करोगे तो प्लस 3y माइनस 3, इक्वल कितना हो जाएगा? x इंटू वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इक्वेशन बन गई माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल में प्लस 3, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। बुक के अंदर क्या हो रहा है कि वो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, उस तरीके से, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x ले रखा है, ठीक है ना। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर लेगा,
तो आपने कहा जरूर करेंगे सर। तो मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल 3, दैट इज और इक्वेशन नंबर 2। हमने कहा इक्वेशंस को सोल्व करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, x से x कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा y इक्वल 6, 3 प्लस 2 6 नहीं 5, कितना बचेगा, बच्चा 5। अब y की वैल्यू पुट कर लो कहीं पे भी, तो आपने कहा पुट y इक्वल 5 इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 5 इक्वल में 2, तो x माइनस 10 इक्वल टू 10 उधर जाएगा, तो x इक्वल 2 प्लस 10 हो जाएगा बच्चा, दैट इज x इक्वल 12। x की वैल्यू 12 है, मतलब x की वैल्यू 12 आने का मतलब 12 रो है, और y की वैल्यू 5 आई है। हाँ, तो y की वैल्यू 5 है, मतलब ईच रो में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपने कहा सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, तो आप लिखेंगे 12 इंटू 5, 12 5 जा 60, तो टोटल बच्चे कितने हैं, 60 बच्चे हैं उस क्लास के अंदर जिनको इस सिचुएशन के अंदर शिफ्ट किया गया है। ओके, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 12 क्लियर है सबको। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, ठीक है, यहाँ पे कंजूसी नहीं चलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 13। इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल ए स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। आपके पास 2 पाइप है, उन दोनों पाइप को अगर आप किसी स्विमिंग पूल में ऑन कर देते हो, चला देते हो, उनमें से पानी चला देते हो, तो 12 घंटे में आपका स्विमिंग पूल फुल हो जाएगा। अब इस बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा भाई मेरा मान लेता हूं ये स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल में एक पाइप तो ये लगा दी मैंने और एक पाइप ये लगा दी। सर ये ऐसे बड़ी छोटी क्यों लगा रहे हो, मैंने कहा क्वेश्चन बोल रहा है ये बड़ी पाइप है और ये छोटी पाइप है, ठीक है, डायमीटर छोटा है। अब मैंने कहा दोनों पाइप 12 घंटे चली होंगी तभी तो पुल भरा होगा। हाँ सर ये बात तो सही है, दोनों पाइप 12 घंटे चली है, मतलब इस पाइप को भी 12 आवर्स ऑन रखा है, इस बड़े डायमीटर वाली पाइप को भी 12 घंटे ऑन रखा, तब जाके हमारा स्विमिंग पूल भर गया। क्या ये बात पकड़ में आ गई? ठीक है सर। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, बड़े डायमीटर, ये लार्जर डायमीटर वाली है, इज यूज्ड फॉर 4 आवर, इसको हमने 4 घंटे ही काम में लिया, एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, इस स्मॉलर डायमीटर वाली पाइप में से पानी कितनी देर चालू रखा, 9 आवर्स चालू रखा। ओनली हाफ ऑफ द पुल कैन फिल्ड, ये जो पुल था ये आधा ही भरा, हाफ पुल ही फुल हुआ। हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, सिचुएशन समझ में आ गई। अब इसको लिखना कैसे वो समझना है, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों बातों को लिख के तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछे। आई थिंक डाउट नहीं बचेगा अगर तुम समझ लेते हो तब। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि दोनों पाइप को अगर सेपरेटली ऑन रखते, मान लो छोटे वाले डायमीटर वाली पाइप को आप ऑन रखो, कितनी देर में वो अकेली स्विमिंग पूल को फिल कर देती, वो टाइम लेट कर लेते। और ऐसे ही हम बड़े वाली पाइप अकेली अगर हम ऑन रखते तो कितनी देर में वो स्विमिंग पूल को फिल करती, वो मान लेते। क्यों? क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। तो आपने कहा लेट लार्जर डायमीटर पाइप टेक टाइम टू फिल अलोन द स्विमिंग पूल। लाइन बड़ी हो गई भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी हो गई। समझ में आ गई ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि वो बड़ी डायमीटर वाली पाइप जो है वो अकेली उस स्विमिंग पूल को कितने टाइम में फिल करती। मान लिया मैंने x आवर्स में फिल करती, x आवर्स लिख देता हूं, ठीक है, घंटों में बातें हो रही है यहां पे। एंड स्मॉलर डायमीटर, देखो टाइम लेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। स्मॉलर डायमीटर पाइप टेक टाइम टू फिल अलोन द स्विमिंग पूल। देखो आप अगर किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर कर रहे हो तो उसको ये जरूर कहना कि भाई साहब आराम से पूरा वीडियो देखना, तभी बातें समझ में आएंगी, बीच में छोड़ेगा तो नहीं समझ में आएंगी। तो आपने कहा y आवर्स में। अब मुझे एक बात बता सकते हो कि जो ये लार्जर डायमीटर वाली पाइप है, ध्यान से समझना, लार्जर डायमीटर वाली जो पाइप है वो 1 आवर में कितना पुल फिल करती, हाउ मच पार्ट ऑफ स्विमिंग पूल फिल बाय लार्जर डायमीटर पाइप इन 1 आवर। तो आप कहते सर देखो टोटल वर्क है 1,
पूरा काम क्या करना है, एक काम करना है उसको। एक काम का मतलब है पूरे स्विमिंग पूल को फिल करना है, तो उसको हम मान के चलते हैं 1 डिवाइड बाय टोटल टाइम x, तो इतना पार्ट वो फिल करती। सिमिलरली बच्चा स्मॉलर डायमीटर वाली जो पाइप है वो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करती। तो आपने कहा टोटल काम कितना, भाई लीटर में गिवन होता तो अपन लीटर में बातें करते ना। अब हमें नहीं पता तो हमने उसको 1 मान लिया। मैंने तुम्हें प्रीवियस वाले एग्जांपल में भी समझाया 1 की जगह कुछ भी मान लो, जैसे बुक में v मान रखा है ना, तो मैंने कहा 1 मान लेते हैं। तो आपने लिखा 1/y लीटर ऑफ वाटर विल बी फिल बाय द स्मॉलर डायमीटर पाइप इन 1 आवर। अब देखो 12 घंटे में दोनों फिल कर रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 घंटे मैंने लार्जर वाली को चला के रखा, तो 1 घंटे में 1/x पार्ट फिल कर रही थी, तो 12 घंटे में 12 इंटू 1/x पार्ट फिल करेगी प्लस। क्यों? क्योंकि ये भी भर रही है ना, खाली थोड़ी ना कर रही, खाली करती तो माइनस करते। ये कितना करेगी सर, ये करेगी 12 इंटू 1/y, और दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, पूरा फिल कर रहे हैं सर। 12 घंटे में क्या कर रहे हैं, पूरा फिल कर रहे हैं, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। फिल करने का मतलब कंप्लीट पार्ट कर दिया। अरे 12 घंटे में कितना चला सर, 12 घंटे में ये भी चली, 12 घंटे ये भी चली, दोनों ने मिला के पूरे पार्ट को फिल कर दिया, तो टोटल काम हो गया ना। अरे हाँ सर, पहले काम कुछ घंटों में हो रहा था तो इसलिए 1 कुछ कर रहे थे। दूसरी सिचुएशन, अब इसको तुम इक्वेशन 1 मान सकते हो। एंड छोटी वाली पाइप कितनी देर चली है भाई, यूज फॉर 4 आवर। बड़े वाली को 4 घंटे काम में लिया गया, तो 4 इंटू 1/x हो गया बच्चा, प्लस छोटे वाली पाइप कितनी देर चली है 9 आवर्स, तो आप लिखोगे 9 इंटू 1/y हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो यहां पे लिख दोगे 1/2। आधा पार्ट कितना, टोटल वर्क का आधा कितना होगा, टोटल वर्क 1 है और उसका आधा मतलब 2 का डिवाइड करोगे तो 1/2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक इक्वेशन 1 और 2 समझ में आ गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, तो भाई दोनों इक्वेशन को लिख देता हूं मैं। ये हो रहा है 12/x प्लस 12/y इक्वल 1, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4/x प्लस 9/y इक्वल में 1/2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तुम चाहो तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट नहीं करना। अब यहां पे लेट कर लो कि 1/x हमारा m है एंड 1/y हमारा n है। सर लेट करना जरूरी है, मैंने कहा कंपलसरी तो नहीं है, बट ये पैटर्न है, इसको समझना पड़ेगा ना, इसको फॉलो करते हैं अपन। तो आप यहां पे लिखेंगे 12m प्लस 12n इक्वल 1, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3, एंड 4m प्लस 9n इक्वल 1/2, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब देखो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से काम चल रहा है, तो आपने 4 को 3 से किया, तो देखो 4 3 जा 12m प्लस 9 3 जा 27n इक्वल में आ गया 3/2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 3 को इसके नीचे लिख दो, तो आपने लिखा 12m प्लस 12n इक्वल 1, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को फिफ्थ में से सब्ट्रैक्ट किया बच्चा, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गए। 27 में से 12 माइनस कर लो, तो आपने कहा 5 और 1, 15n बचा, इक्वल में क्या आ गया 3/2 माइनस 1 आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से। हाँ सर आया। मैंने कहा इसको ऐसे लिखो 15n इक्वल, इधर एलसीएम लोगे 2 आएगा, यहाँ पे लिखोगे 3 माइनस 2, यस और नो, और ये हो जाएगा 15n इक्वल 1/2। n की वैल्यू निकालनी है तो 1/2 इंटू 15, दैट इज 1/30 हो जाएगा। ओके सर, n की वैल्यू आ गई 1/30। नाउ m की वैल्यू निकालनी है। हाँ सर m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू के लिए क्या करोगे, n की वैल्यू पुट करोगे, तो आपने कहा पुट n इक्वल 1/30 इन इक्वेशन 3। भाई 2 में तो बिल्कुल ही 4 में तो नहीं करोगे ना, 9 से कट ही नहीं रहा 30, 12 5 जा नहीं 12 से भी नहीं कट रहा, तो ठीक है मैंने यहाँ पे रख दिया। अब तुम चाहो तो इक्वेशन नंबर 4 में रख सकते हो, तो आपने लिखा भाई साहब 12m प्लस 12 इंटू 1/30 इक्वल में 1। अब 6 से काट लो, 6 2 जा 6 5 जा, तो ये बन गया 2/5, उधर भेज दो इसको, तो आपने लिखा 12m इक्वल 1 माइनस 2/5। इधर एलसीएम लो भाई, 5 एलसीएम आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे 5 माइनस 2, और इधर हो जाएगा 12m। यहां से m की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चा, तो m की वैल्यू क्या आएगी, देखो उधर तो हो जाएगा 5 माइनस 2 3, डिवाइड में है 5, और ये जो 12 है उधर डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
अब 3 से नंबर 4 टाइम कटेगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/5 4 जा 20। n की वैल्यू भी आ गई, m की वैल्यू भी आ गई, बट हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। तो आपने कहा सुनो भाई 1/x इक्वल है m के, तो 1/x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी बच्चा 1/ कितना है 20, 1/20। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 20। ओके 1/y किसके इक्वल है n, तो आप लिखोगे 1/y इक्वल हो जाएगा सर 1/ कितना है 30, 1/30 है बच्चा, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 30। अब x क्या था, x था सर हमारा कि एक लार्जर डायमीटर वाली पाइप अकेली कितने घंटे में उस स्विमिंग पूल को फिल करेगी। तो आपने कहा सर देखो सो लार्जर डायमीटर पाइप टेक टाइम टू फिल द स्विमिंग पूल अलोन इन 20 आवर्स, 20 घंटे में फिल करेगी। एंड स्मॉलर पाइप जो है, स्मॉलर डायमीटर पाइप जो भी है वो आप लिख लेना यहाँ पे, वो कितनी देर में फिल करेगी 30 आवर्स में फिल करेगी। आई थिंक ये वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया। अभी इसके एग्जाम्पल्स भी हैं उनको भी हम डिस्कस क्वेश्चंस भी हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद जरूर आया होगा तुम लोगों को, नहीं आया तो कमेंट करके बताना, आया है तो भी कमेंट करके बताना। दोस्तों के साथ शेयर करो तो इस बात का ध्यान रखना, उनको जरूर बताना कि भाई साहब वीडियो पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। ओके तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स, कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए हैं तो बच्चा लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।